हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। आप सभी का इस ऐसे क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं करंट जो डेली अफेयर होता है, करंट डेली अफेयर्स। कौन से सब्जेक्ट का? तो इकोनॉमिक्स का। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नेचर क्या है। जो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है। अगर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखो तो आप पाओगे कि अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड से आए गए हैं। चाहे वो बजट से आओ, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे से आए, चाहे वो कोई अन्य चीज़ से आए, तो वो करंट अफेयर से आता है। परंतु यह करंट अफेयर समझने के लिए ऐसा नहीं है और सब्जेक्ट की तरह कि करंट अफेयर्स पढ़ने से या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने से काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स को आपको समझने के लिए क्या चाहिए? आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आना चाहिए। जब तक आपको थ्योरी या इसको कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जो भी कोई टॉपिक अभी करंट अफेयर में चल रहा है उसको मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल जोड़ते हुए समझाऊं। तो हम यहाँ पर डेली लगभग एक टॉपिक लेते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब ये क्यों है और क्यों चर्चा हो रहा है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये करंट अफेयर्स में क्यों रहा था। तो अभी बच्चों लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मैंने बताया था आपको ये कमेटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी कैबिनेट कमेटियां हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक्स में मुख्य काम पड़ता है, जब भी ये कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होती है तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी में इकोनॉमिक के संबंध में डिसीजन लिए जाते हैं। देश में जितने बड़े डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी बच्चों। इसमें ये लिया क्या डिसीजन लिया, इसमें एक डिसीजन लिया गया कि रबी क्रॉप्स ना, अभी आपने देखा होगा फसलों के दो सीजन होते हैं, मुख्यतः तीन होते हैं पर मुख्यतः दो ही होते हैं, खरीफ और रबी। तो अभी जो सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर में वो रबी की सीजन है। तो ये रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी डिसाइड करी कि रबी सब्जी के लिए गवर्नमेंट कितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी देगी। लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर डिसाइड की गई। हालांकि हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं कितने करोड़ दी गई, एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कितने कि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी में कितना रुपए खर्च करते। परंतु यहाँ क्या हुआ इस मीटिंग में रबी क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की अमाउंट फिक्स कर दी कि भाई गवर्नमेंट इतना रुपए इस पर फर्टिलाइजर सब्सिडी पे खर्च करेंगे। तो ये था डिसीजन गवर्नमेंट का इस मीटिंग का। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चर्चाओं में रह रहा है उस टाइम। तो बच्चों, अब इसमें अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो, फर्टिलाइजर सब्सिडी पे जाने से पहले हम बात करते हैं सब्सिडी पे की। सब्सिडी किसे कहते हैं? आप में से कई लोग जानते होंगे सब्सिडी का मतलब। तो कि देखो बच्चों, हर दुनिया में कोई प्रोडक्ट होता है, उसकी कोई मार्केट प्राइस होती है, होती नहीं होती? मार्केट प्राइस, और हर चीज़ की मार्केट प्राइस। लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, 10,000 रुपये का मोबाइल आता है, तो उसकी मार्केट प्राइस है। और अगर गवर्नमेंट चाहे उसको चीप देना, सस्ता देना, सपोज करो 8,000 रुपये में दे देती है, तो ये 2,000 रुपये का घाटा कौन झेल रहा है? 2,000 रुपये का घाटा ये गवर्नमेंट झेल रही है। इसे ही सब्सिडी कहते हैं। इसको बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, अभी आपको ढंग से क्लैरिटी हो जाएगी सब्सिडी के प्रकार। सबसे बढ़िया मैं आपको लगे एग्जाम्पल देखिए बताऊँ। जैसे फूड सब्सिडी होती है एक, सब्सिडी के कई प्रकार होते हैं बच्चों। फूड सब्सिडी, फूड में क्या होता है? अब मुझे एक बार बताओ, गेहूं क्या भाव चल रहा होगा अभी आज की डेट में? वीट लगभग 22 रुपये किलो के आसपास है, 2200 का भाव चल रहा है, 2200 रुपये प्रति क्विंटल। अब मुझे आप बताओ, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें कितने रुपए किलो गेहूँ अलॉट किया जाता है? तो 2 रुपये किलो किया जाता है। 3-2-1 का है। राइस 3 रुपये पर केजी, चावल 2 रुपये पर किलो, और मोटा अनाज जो होता है जैसे बाजरा ज्वार वो 1 रुपये किलो दिया जाता है। तो बताओ, जनता को सरकार दे रही है 2 रुपये प्रति किलो, और बाजार में गेहूं की कीमत है 22 रुपये किलो जो एफसीआई खरीदती है।
तो ये 19 रुपये किलो कहाँ से जा रहा है? ये 19 रुपये किलो गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी के रूप में। समझ गए बच्चों? गवर्नमेंट कोई आवश्यक वस्तुओं को सस्ता दाम पर बांटने के लिए सब्सिडी देती है, ये आपको इसमें समझ में पड़ गया होगा। तो एक तो होगी फूड सब्सिडी होगी मुख्यतः, जो इतने भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उनमें सबसे बड़ा कंपोनेंट फूड सब्सिडी का होता है। हर साल लगभग 2 लाख या 3 लाख करोड़ के आसपास इस पर खर्च होता है बच्चों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आप सबको पता है कितना बड़ा कानून है, लगभग 65-7% पॉपुलेशन इसके अंडर कवर होती है। इसके बाद बच्चों दूसरी आती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो आज का हमारा मुद्दा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक बच्चों होती है तीसरी सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी। एक जमाने में होती थी बच्चों, अब ये बहुत कम होगी। एक जमाने में क्या होता था, जैसे पेट्रोल की कीमत सपोज करो बाहर से हमने इंपोर्ट किया 50 रुपये लीटर पड़ती थी, तो गवर्नमेंट बाजार में 40 रुपये लीटर बेचती थी। 10 रुपये की लीटर गवर्नमेंट सब्सिडी दिया करती थी। ये जितनी भी कंपनियां हैं, पेट्रोल डीजल की कंपनियां हैं ना, BPCL HPCL वगैरह। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इसको सरकार ने अब बंद कर दिया। पेट्रोल पर आज की तारीख में कोई सब्सिडी नहीं है, और इस पर तो खूब सारा टैक्स लगा रखा है। डीजल पर भी सब्सिडी नहीं है। और तो और रसोई गैस में आप सबके जो LPG कनेक्शन होगा वो उनको पता होगा, घर वालों से पहले पूछ लेना। 2020 से पहले सब्सिडी आया करती थी खाते में। आप 700 रुपये का सिलेंडर लो, 300 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये LPG कलेक्शन की सब्सिडी भी बंद है। केवल कुछ लोगों को सब्सिडी है, वो भी स्पेशली उज्ज्वला वालों को, बाकी किसी को भी LPG सब्सिडी बंद होगी। केरोसिन पर भी पहले सब्सिडी दिया करते थे। अब आप जानते हो केरोसिन का आज की डेट में उपयोग भी नहीं होता, बहुत नाम मात्र का उपयोग होता है, इसलिए ये भी लगभग नाम मात्र की सब्सिडी है। इसलिए आज की डेट में 2 ही सब्सिडी मुख्य है, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी। फ्यूल सब्सिडी नगण्य होगी। तो बच्चों हमने 3 सब्सिडी देख ली, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल। पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जांच करना। तो बच्चों आप सब लोग जानते हो फर्टिलाइजर क्या होता है, मैं इसको बताऊंगा नहीं। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर का अपन क्या करते हैं, खेती में डालते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो बच्चों जो खाद होता है ना फर्टिलाइजर, उसमें 2 प्रकार के खाद होते हैं। एक तो होता है मैक्रो को, एक होता है माइक्रो। जो कंपोनेंट चाहिए ना पौधों को, वो 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। मैक्रो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो के अंदर 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं बच्चों, NPK, नाम सुना होगा ना आपने NPK। N कंपोनेंट जिसमें होता है नाइट्रोजन, उस खाद का नाम क्या होता है बच्चों, यूरिया। P कंपोनेंट जिसमें होता है उसको कहते हैं DAP, या इसको SSP कहते हैं, सुपर सल्फेट फास्फेट। K जहाँ होता है उसको कहते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। माइक्रो में आपने सुना होगा सल्फर होता है, बोरान होता है, कोबाल्ट होता है। आज का हमारा उद्देश्य इसका माइक्रो कंपोनेंट का नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का है अपन को। तो बच्चों 3 मुख्यतः तत्व होते हैं जिनको पौधे की बहुत आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए। एक हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जिस खाद में होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, यूरिया कहते हैं। P जिसमें होता है उसको कहते हैं DAP, SSP। K होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और बच्चों लगे हाथ एक बात जान लो कि भारत क्या है ना, कुछ चीज़ों में भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं, मतलब आत्मनिर्भर नहीं, वो इंपोर्ट करता है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। तो मुख्यतः जो भारत है ना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एक तो जैसे आपने सुना क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह से आता है। दूसरा हमारा हम खाने के मामले में तो जो दालें होती हैं ना बच्चों, दालों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर नहीं है, बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है। इसके बाद में खाद्य तेल, वेजिटेबल ऑयल सुना होगा, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इनसे। फोर्थ क्या हो गया, फर्टिलाइजर में बच्चों हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, बड़ी मात्रा में हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक चीज़ और होती है, वो होती है गोल्ड। ये 5 चीज़ों बच्चों हमारे जो इंपोर्ट करते हैं ना उसमें मुख्यतः है, बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इन्हीं चीज़ों का होता है। तो हमारा बड़ा पैसा इन पर जाता है। तो बच्चों मैंने बताया था NPK। तो
तो लगभग नाइट्रोजन में क्या हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया सबसे मुख्य खाद है, सबसे मुख्य फर्टिलाइजर है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, आप किसान खेती बैकग्राउंड से होंगे, तो यूरिया सबसे मुख्य खाद होता है जिसको जो पौधे की ग्रोथ में काम आता है। बच्चों लगभग 80% के आसपास हम यूरिया अपने घर पे प्रोड्यूस करते हैं, बाकी क्या करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं। फॉस्फोरस का क्या होता है, डीएपी, ये भी हम काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। बच्चों के का जो होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता, 100% हम इंपोर्ट करते हैं, 100% हम इंपोर्ट करते हैं। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा खाद हमारे यहाँ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो होता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब बच्चों इन तीनों तत्वों के अलग अलग यूज होता है। जैसे नाइट्रोजन ग्रोथ के काम आता है, डीएपी मुख्यतः जब है ना फसल को अपन बुआई करते हैं ना, तो बीज अंकुरित होता है ना, जड़ें मजबूत करने के काम आता है। के मुख्यतः फ्लावरिंग वगैरह में काम आता है। तो इन तीनों प्रकार के खादों का एक अनुपात होना चाहिए, 4:4:1। अगर किसी खेत में हम 4 किलो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको 2 किलो डीएपी और 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। परंतु यहाँ इंडिया में एक समस्या है, वो मैं भी आपकी बाद में बताऊंगा आपको, कि यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, जो यूरिया का ज़्यादा ओवर यूज होता है, क्योंकि यूरिया सस्ता पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा डीएपी का कट्टा 1200-1300 रुपये में आता होगा, तो यूरिया का कट्टा 300 रुपये में आ जाता है, 280-260 रुपये में मिल जाता है। तो यूरिया बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ओवर यूज करते हैं। ये रेशियो लगभग 8:2:1 हो जाता है। तो यूरिया के पक्ष में हम लोगों का ज़्यादा झुकाव है, ओवर यूज। हालांकि ये बात सत्य है कि ओवर यूज करने से, कोई भी खाद का ओवर यूज करने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है बच्चों। जब तक वो बैलेंस अनुपात में नहीं डालेंगे हम उसको, तब तक उसका प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाता है। तो अब मैं बताऊंगा जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में। अब आपको मैं एक बार बताऊं, हम सबसे पहले ले लेते हैं यूरिया को ले लेते हैं, फिर वो पीएनके को बाद में लेंगे। यूरिया सब्सिडी, तो बच्चों जो एक कट्टा होता है ना, एक कट्टा कितने को, लगभग जो एक बोरी होती है या कट्टा होता है, वो है ना अभी हमको बाजार में मिलता है 280 या 300 रुपये किलो। लगभग 1200 रुपये गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, सब्सिडी देती है, और इसकी लगभग वैल्यू 1500 रुपये होती है। फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, तो फर्टिलाइज़र के कारखाने हैं, कुछ सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट भी है। तो अब मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाना चाहूँगा आपको यूरिया सब्सिडी का। तो आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए बच्चों। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो क्या गोरखपुर खाद कारखाना है, इस खाद कारखाने को एक कट्टे की लागत पड़ी 1500 रुपये। अब गवर्नमेंट बच्चों इसमें क्या करती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड कर देती है कि भाई यूरिया का एक कट्टा इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। क्या कहते हैं उसको बच्चों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड कर दी, समझ करो कितना, 300 रुपया। तो अब ये प्लांट जो लग रहा है, गोरखपुर जो प्लांट है, इसको तो क्या हो रहा है, 1200 रुपये का घाटा हो रहा है। तो 1200 रुपये का घाटा सरकार होने नहीं देगी। सरकार इसको क्या करेगी, 1200 रुपये कौन देगा, गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के रूप में। समझ गया। तो ये यूरिया में आज की डेट में ये कंसेप्ट चल रहा है कि जितना भी संयंत्र की लागत होती है और है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस का डिफरेंस कौन देता है, गवर्नमेंट दे देती है। तो बच्चों समझ गए यहाँ से किस प्रकार सब्सिडी दी जा रही है। तो अभी सब्सिडी का दुरुपयोग होता है, अब बताऊँ कैसे हो रहा है। एक तो क्या है, यूरिया सस्ता है, चीप है बाकी खादों की तुलना में, तो इसका क्या होगा, ओवर यूज होगा। मैंने पहले बताया था भारत की खेती में क्या हो रहा है, यूरिया का ओवर यूज हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा। हमको NPK तीनों खाद 4:2:1 में डालना चाहिए, लेकिन हमारे खेती या किसान सस्ता होने के कारण इस यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ओवर यूज हो रहा है और उससे कोई फायदा खेती को नहीं मिल रहा। दूसरा क्या होता है बच्चों, यूरिया चीप होने के कारण क्या होता है, इसका डाइवर्जन होता है बच्चों। डाइवर्जन कहाँ होता है, बांग्लादेश, नेपाल।
बांग्लादेश नेपाल की गवर्नमेंट तो सब्सिडी नहीं देती है कि इस पर यूरिया पे, और यूरिया खाद तो वहाँ के किसानों को भी चाहिए। तो इन देशों में क्या होता है, इसकी तस्करी होती है बच्चों। यहाँ से इंडिया से क्या किया, 300 रुपये में कट्टा उठाया और बांग्लादेश में ले जाके 1000 रुपये में बेच दिया, 1200 में बेच दिया। तो इस प्रकार से और गवर्नमेंट सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था कि इंडियन फार्मर को सस्ता पड़े, लेकिन क्या है, इसका डाइवर्जन हो रहा है, तस्करी हो रही है। एक डाइवर्जन तो ये हो रहा है, एक दूसरा डाइवर्जन इसका हो रहा है इंडस्ट्रियल यूज में। देखो बच्चों, सरकार का ये सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दाम पर खाद मिले, लेकिन क्या हुआ, कई इंडस्ट्री में यूरिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्लाई इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री वाले भी क्या करते हैं, चोरी चुपी करके सेटिंग बिठा के इसका जो एग्रीकल्चर यूरिया ले लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो यूरिया सरकार जारी करती है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे है ना क्या होता है, उनको सस्ते दाम पर मिल जाता है और सरकार को सब्सिडी का दुरुपयोग होता है बच्चों। तो अब सरकार ने इसके लिए क्या किया, सरकार ने इसका सॉल्यूशन भी लाई। क्या लाई, मोदी सरकार जब नई नई आई थी तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाई थी नीम कोटेड एरिया का। कुछ रिसेंट जो रिफॉर्म किए ना खाद के क्षेत्र में, वो मैं बता दूं। पहला तो हो गया, क्या हो गया बच्चों, अब ये सब समस्या थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म किया बच्चों, नीम कोटेड यूरिया लाई। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो यूरिया खाद होता है उस खाद को क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर होता है ना उसकी कोटिंग कर देते हैं, उसके चारों तरफ नीम की जो निमोली आती है ना, वो निमोली को फोड़ के कोटिंग कर देते हैं, उसको नीम की कोटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, अब ये ऐसा नीम कोटेड एरिया जो यूरिया होता है ना, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में क्या होगा, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो हमारा जो डाइवर्जन हो रहा था ना खाद का, यूरिया का, कहाँ पे, इंडस्ट्री में, वो बंद हो जाएगा। तो ये सरकार ने रिफॉर्म किया कि यूरिया को नीम कोटेड करना कंपलसरी कर दिया। और एक बात होती है कि नीम कोटेड यूरिया और अच्छा होता है, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। आप जानते हो नीम तो क्या, नीम में हर प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए खेती में भी यह मदद कर देता है। तो इस प्रकार से नीम कोटेड यूरिया का हुआ। दूसरा बच्चों इसमें रिफॉर्म लाए गवर्नमेंट, वो था नैनो यूरिया का। अगर आप लोगों ने आजकल पढ़ा होगा तो ये क्या, नैनो यूरिया का बहुत चल रहा है। वर्तमान में क्या होता है, यूरिया का कट्टा आता है लगभग 50 किलो का, ठीक है बच्चों। तो ये यूरिया का कट्टा आता है 50 किलो का। आपने देखा होगा दानेदार आता है वाइट दाने में। अब गवर्नमेंट ने क्या बच्चों, जो इफ्को एक संस्था है, आपने सुना होगा नाम, इफ्को खाद वगैरह बनाने के लिए जाने जाती है, गुड़गांव में जिसका ऑफिस है। इस इफ्को ने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये नैनो यूरिया बनाया है। और ये बच्चों लिक्विड होता है। इसका 1 लीटर ऐसा माना जा रहा है कि 100 किलोग्राम यूरिया का काम कर देता है। जो पुराना यूरिया है दानेदार, उसका 100 किलो उतना डालो, उतना इसका 1 लीटर काम कर देता है। इसका 1 लीटर टंकी में भर के स्प्रे करने से, और 100 किलो यूरिया खेत में डालने पर एक ही काम करता है। तो इससे क्या होगा, हम चूँकि यूरिया में है ना क्या, हमारा प्रोडक्शन कम है, इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम घर पे ये नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा यूरिया का, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके आगे मैं एक और चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो कई एग्जाम में भी पूछा था। सर मुझे किसी ने बताया था कि एग्जाम में आया था, डीबीटी इन यूरिया। यूरिया कह दो या फर्टिलाइजर कह दो, मुख्यतः यूरिया के लिए लागू की गई बच्चों। डीबीटी आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा खाते में पैसा जमा कर देना। अब आप कहोगे किसानों के खाते में कहाँ पैसा आता खाद का, तो डीबीटी कैसे हुआ? नहीं है, थोड़ा सा ये उस जिस एंगल में हम सोच रहे हैं डीबीटी, उस एक एंगल में नहीं है, थोड़ा दूसरा एंगल में आपको समझाना चाहूँगा। वर्तमान में क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी का प्लांट है, ठीक है बच्चों, कहीं भी हो सकता है, ये मान लो सर तो गोरखपुर है। अब आप कहोगे मैं गोरखपुर का नाम क्यों ले रहा हूँ, कोई गोरखपुर में खाद कारखाना है बहुत बड़ा, इसलिए ले रहा हूँ। तो इस पे यहाँ क्या हुआ, इसकी लागत कितनी है बच्चों, 1500 रुपये कट्टा आई। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसको
कि किसान को कितना में बेचो, 300 में। अब 1200 रुपये कौन देगा बच्चों? गवर्नमेंट 1200 रुपये किसको दे देगी? इस प्लांट को दे देगी। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, मतलब पहले क्या होता था वो सुन लो। पहले ये होता था कि ये कट्टे, जैसे मान लो इसने 1 लाख कट्टे पैदा किए, तो जैसे ये कट्टे यहाँ जिला मुख्यालय पे है, यहाँ आ गया, तो जिला मुख्यालय पे ये कट्टे आते ही गवर्नमेंट क्या करते थे, जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती थी। अब उसके बाद वो कट्टे जिला मुख्यालय से किसान को जा रहे नहीं जा रहे, वो चाहे कोई इंडस्ट्री वाला उसको ले जा रहा है या नेपाल और बांग्लादेश में उसका डाइवर्जन हो रहा है, ये चीज़ इससे डिसाइड नहीं हो पाती थी बच्चों। जैसे जिले के ऑफिस में या जो इनका ऑफिस होता था या गोदाम होता था, जिले के गोदाम में कट्टे गए, सरकार इसके खाते में पैसा जमा कर दिया करती थी, कंपनी के खाते में। तो बताओ, अब ये जिला मुख्यालय से ये कट्टा जरूर छोड़े कि किसान के पास जाए, क्या गारंटी है? किसान तो बेचारे लाइन में लग के पुलिस के डंडे खाते हैं। तो आप जानते हो जब भी सीजन आता है खेती का, तो खाद कितनी कीमती चीज़ हो जाती है, लाइनें लगती है उसके लिए, पुलिस डंडे मारती है, वो सब तो चलता रहता है। तो अब ये जिला में खाद आ गया, तो क्या गारंटी है कि खाद किसान के पास जाएगा? ये सस्ता खाद है, 300 रुपये में ही कट्टा। अब ये जिला मुख्यालय पे तो आ गया, तो ये कहीं इसको इंडस्ट्री वाले को ना बेच दें या इसको पाकिस्तान नेपाल में उसका डाइवर्जन तो नहीं हो जाए। तो ये इससे क्या हो रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट फिर क्या लेके आया बच्चों, एक समाधान लेके आई डीबीटी का। अब इस डीबीटी में क्या हुआ, कुछ नहीं, ये खाद कंपनी, खाद संयंत्र, फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, 1500 रुपये में था। अब यहाँ से खाद कहाँ आ गया, जिला लेवल पे, जिला लेवल पे आ गया। जिला लेवल से कहाँ आ गया, ये जो रिटेल शॉप है ना, खाद की दुकान होती है ना गाँव में, खाद बीज की, रिटेल शॉप पे आ गया। अब रिटेल शॉप पर क्या होगा, इस सब कंपनियों को क्या किया बताऊँ मैं, ये रिटेल शॉप पर दुकान को क्या दिया, पीओएस मशीन। नहीं होता क्या, जैसे आजकल तो सब जगह पीओएस मशीन का सिस्टम चल गया। आप है ना गेहूँ भी लेने जाते हो तो वहाँ भी पीओएस मशीन होता है, पीओएस मशीन हो गया। अब यहाँ पे किसान जाएगा इस शॉप पे, पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाएगा। अंगूठा लगाते ही उसका चूंकि लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट है, तो वो साबित हो जाएगा कि भाई ये किसान है और इसने इतना बोरी ले लिया। अब जैसे ये सेल हो जाएगी, तब गवर्नमेंट इसको 1200 रुपये इसके खाते में डालेगी बच्चों। समझे नहीं समझे बताओ? पुराने सिस्टम नए सिस्टम मजा आया। और इस सब के लिए एक पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने, ई उर्वरक, नाम याद होना चाहिए बच्चों, ई उर्वरक पोर्टल। ये भारत सरकार का पोर्टल है। इस पोर्टल पर क्या है, सारी खाद कंपनियां उस पर रजिस्टर्ड है, सारे क्या है, जितने भी ये जो सेलर हैं वो रजिस्टर्ड है। किसानों को सारा डेटा इसमें लैंड रिकॉर्ड वगैरह अपडेट है। अब जैसे किसान है ना क्या करेगा, अंगूठा लगाएगा इसे पीओएस मशीन पर, वैसे ही यहाँ से डेटा ले जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा कि मैं किसान हूँ, कहीं कोई इंडस्ट्री वाला तो नहीं खरीद रहा ना। तो जायज़ किसान को ही खाद मिल रहा है। और जैसे ही ये किसान अंगूठा लगाएगा, ये निर्धारित हो जाएगा कि मैं किसान हूँ और किसान को खाद मिल जाएगा। और जब किसान को एक्चुअल खाद डिलीवर हो जाएगी, तो सरकार क्या करेगी, ये खाद संयंत्र को सब्सिडी का पैसा देगी। तो इससे क्या हुआ बताओ, इससे चोरी बंद हो जाएगी। नहीं तो पहले तो क्या होता था पुराने सिस्टम में, जैसे जिला मुख्यालय पर खाद आते थे, वैसे ही इनको जो खाद संयंत्र होते थे इनको पैसा मिल जाया करता था। तो अब ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है बच्चों, समझ गए इस बात को कि तो किस प्रकार से डीबीटी काम कर रही है। और लेटेस्ट में और बता रहा हूँ, अब इसमें क्या हो रहा है, एक और चीज़ जो लेटेस्ट में चर्चा चल रही है बच्चों, आपको याद हो तो शांता कुमार समिति बैठी थी, शांता कुमार समिति, जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो लगभग 15-16 में एक शांता कुमार समिति बैठी थी 2016 में। इसका क्या काम था, इसका काम था जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको रिस्ट्रक्चर करने में या उसमें बदलाव के लिए सुझाव देना था। तो इस कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि हम इतनी फफूंद क्यों करते हैं, हम क्यों उसको प्लांट को संयंत्र को देते हैं। अपन तो ये क्या करें, ये प्लांट संयंत्र सपोज करो प्लांट है, 1500 रुपये कट्टा इसकी कीमत है, तो हम क्यों एमआरपी डिसाइड करते हैं। तू किसान को क्या कर भाई 1500 में बेच दे, और हम क्या करें 1200 रुपये किसान के खाते में डीबीटी कर दें गवर्नमेंट। समझ गया अंतर को। जो पिछला वाला डीबीटी मैंने बताया था उसमें गवर्नमेंट इस प्लांट को या प्लांट कंपनी को पैसा दे रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, सीधा ये आ गया कि भाई आप तो कुछ मत करो, बाजार दाम पर ले लो और हमको से सब्सिडी दे देंगे तुमको। अब ये सब्सिडी पर एकड़ भी हो सकती है, पर बीघा भी हो सकती है।
या कोई और तरीका भी हो सकता है, प्रति परिवार भी हो सकती है। फिलहाल सरकार ने इस पर डिसाइड नहीं किया, लेकिन बच्चों मैं बता दूँ आने वाला भविष्य इसी का है। आने वाले टाइम में देखना कि आप खाद की कीमतें बाजार मूल्य पे मिलेगी। यूरिया का कट्टा हो सकता है 1200-1500 में मिले और सरकार आपके खाते में पर बीघा पैसा जमा कर दे किसान के खाते में, जिससे क्या वो अपनी मर्जी से ले ले और सारा ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। जितना भी ये सिस्टम चल रहा है कंपनी को वगैरह को पैसा देने का, वो सब बंद हो गया, सीधा किसान को खाते में पैसा जमा कर दे। तो एक और अच्छा सुधार है। हालांकि आप जानते हो कोई इकोनॉमी बड़ा सुधार होता है उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे सुधार होता है, एकदम से सुधार नहीं होता। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था यूरिया, लेकिन हम एक चीज़ भूल ही गए थे। दूसरा हमारा टॉपिक था P&K का। इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS। बच्चों इस सब्सिडी में क्या करते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है कि जैसा कि आप DAP है, DAP का कोई निर्माण कर रहा है, कोई संयंत्र DAP बना रहा है, तो सरकार ये कह देगी कि भाई हम प्रति kg आपको 80 रुपये की सब्सिडी देंगे। ठीक है बच्चों। अब उसकी लागत कितनी आती है, सपोज को 4000 आती है 50 किलो के कट्टे की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी दे देगी इस किलो के हिसाब से। ये सिस्टम लागू होता है K में। इसमें क्या होता है, जो उर्वरक की मात्रा होती है उसके न्यूट्रिएंट की, उसके आधार पर सब्सिडी दी जाती है। अब आप लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यूरिया सब्सिडी और जो ये DAP की सब्सिडी में अंतर क्या है, तो मैं इसको आपको एक बार क्लियर करता हूँ। ये बच्चों यूरिया सब्सिडी, सपोज करो संयंत्र ने क्या किया, 1500 रुपये का ये बना, ठीक है। सरकार ने MRP डिसाइड कर दी 300 रुपये। भारत में कोई भी कंपनी MRP बनाएगी यूरिया 300 रुपये कट्टा बेचेगी, ठीक है। तो 1200 कहाँ से लेगी, 1200 सरकार देगी, ठीक है। MRP हो गया। अब DAP में क्या किया बच्चों, DAP में ये वाला सिस्टम नहीं है अपनाया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला। इसमें ये अपनाया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का। इसमें सपोज करो ये प्लांट की लागत 1500 रुपये है, तो सरकार क्या करेगी कि भाई आप जैसे कि मान लो प्रति किलो सपोज करो 20 रुपये हो गया, तो 50 किलो का कट्टे का 1000 रुपये हमसे ले लो और बाजार में कितना में बेच दोगे ये। अब चूंकि इसकी लागत कम हो जाएगी तो बाजार में कितना में बेच देगा, ये 500 रुपये में। ये संयंत्र बंद है, मान लो दूसरा प्लांट है, वहाँ पर लागत आ रही है 2000 रुपये, तब भी गवर्नमेंट इसको कितना देगी, 1000 रुपये देगी, और इसको कितना मिलेगा, ये तब इसको 1000 रुपये में बेचेगा। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। यहाँ तो क्या हुआ, कोई भी कंपनी हो वो 300 रुपये में ही बेचेगी, बाकी अंतर का 1200 देगी। सपोज कोई प्लांट बनता, इसमें 1500 रुपये में प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरा प्लांट है उसमें 1600 रुपये हो रहा था, तो ये भी बच्चों 300 में बेचेगा, इसको फिर गवर्नमेंट 1300 देगी। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो बिल्कुल नकारा संयंत्र थे ना, प्लांट थे, उनको भी मजा आ रहा था कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो कितना ही महंगा भले से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या किया गवर्नमेंट ने, अपनी सब्सिडी बांध दी प्रति kg। भाई तुम ज़्यादा में अगर ज़्यादा महंगा प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम्हारा माल ज़्यादा महंगा बिकेगा, जैसे कि मैंने ये बताया 1500-2000 का। तो अब ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट कहेगा यार मेरा तो माल बाजार में बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो 1000 में बिक रहा है और इस दूसरे प्लांट का 500 में बिक रहा है, तो मुझसे कौन लेगा। तो ये क्या करेगा, इस प्लांट में फिर रिफॉर्म करेगा बच्चों, प्लांट में नई टेक्नोलॉजी लाएगा। तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की स्थापना करी थी। इसमें प्रति किलो सब्सिडी बांध दी जाती है। इसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होती, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अपनी कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड करती है, 500 में भी बेच सकता है, 1000 में भी बेच सकता है। बच्चों दोनों प्रकार की सब्सिडी में ये अंतर होता है, एक सिंपल जो यूरिया सब्सिडी, एक जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो अब बच्चों यहाँ तक मेरे सामने आप लोग सब्सिडी के बारे में, यूरिया सब्सिडी और जो DAP वगैरह की सब्सिडी के बारे में ढंग से समझ गए होंगे। तो मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।